मकसद एक ही है कि इनका जो कोर सपोर्ट बेस है उनको खुश रखा जाए। हाँ हाँ, लेकिन हो सकता है ना प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे क्योंकि इन पर वो फंसना नहीं चाहते, क्यों उस पे और वो कुछ बयान दे करके फंसे। यही वजीर आजम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस वक्त के वजीर आजम को क्या कहते थे? मनमोहन सिंह। हाय, अब क्या हुआ? अब ये सन्नाटा क्यों है? ऐसा हो गया मैडम के सन्नाटे की भी आवाज आती है हमको अब। मतलब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए और बात करें और बोले इस पे पूरी तरह से पुरजोर तरीके से? अरे वो अगर बोल देंगे, वो तो प्रचारक भी रहे हैं, वो अगर बोल देंगे तो ये सब चीजें नहीं होगी, मगर ये तमाशा हो रहा है। तो आप संसद में हैं, प्रधानमंत्री के पास आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री आप तो एमएसआर बन रहे हैं प्राइम वजीर आजम के। नहीं बन रही, मैं तो आप तो चाह रहे हैं कि हमको तो जाके बात कीजिए ना, ये बड़ी अच्छी सी पिक्चर बनेगी कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री से जाके मिले। वजीर आजम है भाई, अगर आप भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और वो भी करते हैं तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट में खड़े होकर बहस में हिस्सा लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो वो गवर्नमेंट से एड्रेस कर रहे हैं ना हम। अगर हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं तो क्या नहीं देखेंगे गवर्नमेंट के लोग? तो ये उनको मालूम होगा। जब हमारा टेलीफोन सुनते हैं, सब चीजें उनको मालूम होती हैं, कहाँ जा रहे, कहाँ बैठे, तो फिर बात करना क्यों करना? आप क्या कह रहे हैं कि आपके खिलाफ आईबी लगा रखी है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं टेलीफोन सुनते बात करते हैं ना तो मालूम तो होगा ना। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं तो बात तो मालूम होगी। मिलना ही क्यों? आप तो ऐसा लग रहा है कि भाई चले जाओ, जाकर मिल लो और मैं फोटो दिखाऊंगी। नहीं मैडम, मैं आपकी फोटो के लिए ये काम नहीं करने वाला हूं। मैं वजीर आजम के सामने खड़े होकर हक का मुतालबा करूंगा, इसीलिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। मैं लड़ूंगा हुकूक के लिए, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। ये मेरा जमहूरी हक है और उसको इंशाल्लाह मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपके ताउन की जरूरत है मुझे। एक बात बताइए, क्या आपको डर है कि आपके खिलाफ आईबी लगी हुई है? क्या आपको इस बात का डर है कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं सिवा अल्लाह से डरता हूँ। मुझे किसका अच्छा है हमारे खिलाफ आए देखे, मालूम तो जाएगा। कोई हमारे को इतराज नहीं है। देखिए, जिसको जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, उसमें क्या हमारे को कोई इतराज? पर आपने कहा कि आपका टेलीफोन टैप होता है। मैं मिसाल दिया हूँ, सुनते हैं तो भाई मैं बात करता हूँ टेलीफोन पे तो सुनते, बाजू खड़े हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अब आपने कहा कि प्रोग्राम में आ जाओ, तो भाई बात हुई ना आपकी हमारी, तो आप भी सुने, मैं भी सुना। देखिए, अच्छा है, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, मालूम होगा। आपको डर लगता है? मैडम, मैं सिवाय अल्लाह से किसी डरने वाला नहीं। अच्छा, एक और सवाल कि पिछले साल जब हेमराज का जो अपना सिपाही था हेमराज, उसका जब सिर काट के पाकिस्तान के लोग लेके गए थे, तो प्रधानमंत्री ने ये और सुषमा स्वराज का ये बयान आया था कि एक सिर की जगह पे कितने 10 सिर काट के लेके आएंगे हम। आज की ये खबर है कि ये सरकार ने ये माना है कि पिछली सरकार यानी मनमोहन सिंह की जो सरकार कर रही थी वो सही कर रही थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखते जाइए, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी अवाम के। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आर्मी के बेस में सुबह 3 बजे दहशतगर्द घुस जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं और हमारे एक बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हो जाती है। यही वज़ीर आज़म जब चीफ मिनिस्टर थे तो कितना गुस्सा और गम का इजहार करते थे। आज क्या हो रहा है? आप सही कह रहे हैं कि एक सर का जो फेमस स्टेटमेंट दिया गया था पार्लियामेंट में, आज क्या हुआ? भाई, पावर के आप बाहर रहेंगे तो गुस्से का इजहार करेंगे और जब पावर में आ जाएंगे तो कहेंगे नहीं, जो साबिक़ा हुकूमत थी जो वो सही काम कर रही थी। एक बात तो ज़रूर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के अतराफ़ में ऐसे ममालिक हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इनस्टेबल हैं और दुनिया में ये वाहिदी मुल्क हो जितने इतने अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं और हमारे उनसे कई इश्यूज़ भी हैं। तो अच्छा है कि हमको अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत है और बातचीत के ज़रिए। नरेंद्र मोदी ने तो उनको अपने शपथ में बुलाया था, बातचीत अच्छा किया, पीएम नवाज शरीफ को बुलाया था। अच्छा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो हिंदुस्तान के अतराफ़ में जो ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेगा और इसी के ज़रिए हम ये तमाम चीज़ों पर किसी हद तक, कोई गारंटी नहीं है, किसी हद तक हम रोक भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि आप हाफिज सईद के खिलाफ एकदम पूरी तरीके से जाके वहाँ खड़े होंगे और उनके खिलाफ बोलेंगे?
आप क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते हाफिज सईद के, जो हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी आग उगलते हैं? देखिए, मुझे सख्त इतराज़ है आपके इस क्वेश्चन पर। आप मुझसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान हो? जी नहीं नहीं, आपने कितनों ने सवाल किया हाफिज सईद के बाद? आपको दिखाना पड़ेगा इस प्रोग्राम के। आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा कि आपने कितने गैर मुस्लिम लीडरों से इस तरह का सवाल किया हाफिज सईद के बारे में। दूसरी बात सुन लीजिए। अब आप जब सवाल करें तो बताता हूँ। जियो टीवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं, कीर्ति आज़ाद, मणिशंकर अय्यर बैठे हुए थे। मैंने क्या कहा उस शख्स के बारे में जो 26/11 का असल खाती है, आप मालूम करवा लीजिए, देख लीजिए हमने क्या कहा उनके बारे में। और हम आज भी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद, जो उसको यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट करार दिया, उसके ऊपर जो केस चल रहा है उस पर तेज़ी पैदा की जाए। और हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि कसब ने अपने कन्फेशन में कहा हाफिज सईद के बारे में। हमारे पास ये भी रिकॉर्ड है कि वो कराची में बैठा हुआ था जब हमला हो रहा था। तो अब ये इस हुकूमत पर मुनस्सिर है कि वो पाकिस्तान से बात करके इन चीज़ों के ऊपर अपने मुतालबात को मनवाए। मगर प्लीज़, कि हाफिज सईद आएगा, मुल्ला उमर आएंगे, उसामा बिन लादेन आ जाएंगे, मैं क्यों जवाब दूँ? तो सबको जवाब देना है इनके बारे में। मुझे इस पर इख्तलाफ है। एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बनता चल जाता है कि मुस्लिम यूथ्स के लिए, ये खास करके उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? ऐसा है क्या? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को टारगेट किया जाता है? किसी हद तक ये सही भी है। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ, पूरे सबने कहा कि बच्चों ने किया, बाद में मालूम हुआ किसी और ने किया। पूना का ब्लास्ट हुआ, हिमायत बेग का नाम आया, बाद में यासीन भटकल जाकर कहा कि मैंने किया। मालेगांव का ब्लास्ट हुआ 2004, 2006, 2 ब्लास्ट हुए। 10-15 साल कांग्रेस की एनसीपी गवर्नमेंट रही, ये नहीं बता सके कि भैया अभिनव भारत ने किया, क्या मालेगांव के मुसलमानों ने किया, नौजवानों ने किया। जितने केसेस बुक हो रहे हैं 6-6 साल के बाद वो ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे एक्सोनरेट हो रहे हैं। तो ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। हमको देखिए, हमारे मुल्क में अगर 60% की आबादी यूथ है, तो हिंदू नौजवानों के बाद दूसरे मुस्लिम नौजवान हैं जो इतनी बड़ी तादाद में हैं। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा और इनको तमाम वो सहूलतें देना जिससे हमारा मुल्क मजबूत हो सके। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप इशरत जहान को अपनी बहन क्यों बताते हैं? क्या तकलीफ है आपको? इशरत जहां मेरी बहन नहीं हो सकती क्या? लेकिन उसको पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं ना। क्या अरे इंसाफ का मुतालबा करना कोई गलत बात है क्या? आपके खिलाफ दिग्विजय सिंह भी बहुत सारे महाराष्ट्र इलेक्शन में उन्होंने कोई बयान दे दिया कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए। अरे वो अगर मैं बात बता दूं कि 28 अप्रैल को क्या हुआ तो बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। छोड़ दीजिए, शायद जब मैं किताब लिखूंगा तो दिग्विजय सिंह साहब के बारे में और बहुत लिखूंगा। मगर एक बात तो सही है कि अफसोस मुझे इस बात का है कि हम 8 साल यूपीए में रहे, जब दूध के धुले हुए थे, जैसा ही हम छोड़ दिए। अब ये बदबख्ती ये है कि अगर मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेना है तो मुझे आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से मिल लो या बीजेपी के पास चले जाओ, मैं नेशनलिस्ट हो जाऊँगा। अगर मुझे सेकुलर का सर्टिफिकेट लेना है तो राजा साहब दे देंगे मुझे, मैं सेकुलर हो जाऊँगा। मुझे इन दोनों की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं इस बात पर ही फ़ख्र करता रहूँगा और मैं जो काम कर रहा हूँ करता रहूँगा। अब दिग्विजय सिंह साहब बोलते हैं, भाई ये बता दें कि मैं जो बोल रहे सही है, मान लिया जाए। आखिरी बार एक मुसलमान मध्य प्रदेश में एमपी कब बना था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतना क्यों हार रही है? वो तो आप ही का है ना राजा साहब, वो बता दीजिए। और वो भी ये बता दीजिए कि हिंदू महासभा से उनका क्या ताल्लुक़ था, वो ही बता दीजिए। हम तमाम बुराइयों का मुंबा तो मैं बना हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ भाई आप दूध के धुले हुए हैं ना। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में कोई मुसलमान एमपी कब जीता था, क्यों पावर में नहीं आ रहे आप? अच्छा, हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार थे तेलंगाना के, आपने तेलंगाना दिया, वहाँ पावर में नहीं आए। ये भी मेरी गलती है क्या? ये चीजें हैं। अब ये नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, ये तो बहुत आसान है। आपके ऊपर एक आरोप और लगता है कि आपकी पार्टी जो है ना वो आपकी भी परिवारवाद की पार्टी है। ये क्यों? मतलब आपको और एक्सपैंड करना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। अरे मैडम, आप हम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। अरे आप आपकी पट भी आपकी कैसा होगा? ये तो बहुत। लेकिन अभी तक तो आपका पहला सवाल ये था कि आप
यूपी क्यों जा रहे हैं, गांव संजरपुर। पर ये बताइए कि आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि आपके पूरा खानदान जो है वो MP MLA बन के बैठा हुआ है और लोगों को आपके घर वाले उबरने नहीं देते। ऐसा नहीं है, हमारे पास 7 MLAs हैं, जिसमें से अकबर एक MLA है, मैं MP हूँ, 2 MLAs महाराष्ट्र में हैं, कई कॉरपोरेटर्स हैं, कई सरपंच हैं, MPTC के मेंबर हैं, एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी है, बॉडी है, सब मिलकर। देखिए, ये मेरे एक की मेहनत नहीं है, इसमें हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत और दुआएं हैं जिससे हमको कामयाबी मिलती। ये किसी एक आदमी का दिमाग है, एक आदमी का काबिलियत कभी कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक आप कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा। और वो कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को आप कैसे आंकते हैं? जिनके खिलाफ ट्रिपल मर्डर केस हो, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, लेकिन वो बड़े अच्छे संयोजक हैं, उन्होंने पार्टी को काफी आगे बढ़ाया है, इसको तो आप मानेंगे ना। अब उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, अब आपकी नज़र में वो बड़े काबिल हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप बड़े सरकास्टिक हैं इस तरीके से, तो वो आज देश के बड़े कद्दावर नेता है, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उससे कोई मैं इनकार नहीं कर सकता, वो तो सबको मालूम, बिल्कुल है वो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका खासा दखल है, जहाँ पर आप भी जा रहे हैं। नहीं जाएं, अरे हिंदुस्तान मेरा है। हमारे स्क्रिप्ट, हमारे किताबों में ये कहा गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो उन्हें पहला कदम वो हिंदुस्तान में रखा। तो हमारा मुल्क है ये, हम रहेंगे, हम जहाँ भी जाना जाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, जमहूरियत में आवाम फैसला करेगी, मगर उत्तर प्रदेश में बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम नहीं जाने से पहले एक भी मुस्लिम MP कामयाब नहीं हुआ, एक भी नहीं कामयाब हुआ। मैं समझ रहा हूं आपके सवाल के पीछे क्या सोच रही हैं आप, मगर मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि मंजलिस के जाने से पहले एक भी MP कामयाब, पहले 8 मुस्लिम MPs थे, अब एक भी कामयाब नहीं हुआ। अब इसकी जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप बताइए, कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप अपने आप को उत्तर प्रदेश के बहुत कामयाब अपनी पार्टी को देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे इखलास के साथ काम करूंगा। ये ऊपर वाले अल्लाह के ऊपर है और आवाम के ऊपर है कि वो अगर हमको पसंद करेंगे तो जाहिर कामयाबी मिलेगी। कोशिश तो हम करेंगे, देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि MIM के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं अनुराधा प्रसाद आपके साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।